हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो मैं पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ उस पेपर का कोड था 822 AW। तो इसमें पूरे डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, MCQ होता है, यानी कि जो सही होता है उसे आपको सॉल्व करके टिक करना होता है। यहाँ पे पहले का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से इसका जैसे एलसीएम हम निकालते हैं इस तरह से निकाल लेंगे। यही जो आता है, ये जो फैक्टर है, इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18, 3 1 9 3 3 3 9, 13 को काटेंगे 13 1 9 13, यानी 156 का क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 यानी बेस सेम है तो एक घात आएगा 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यानी कि इस तरीके से पहले का जो दूसरा ऑप्शन था 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 बिल्कुल सही था। ठीक है, पहले का क्या था? कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल्स टू 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा इक्वल्स टू 2 तो थीटा का मान ज्ञात करना था। तो सेक थीटा इक्वल टू पहला तरीका है, दूसरा। तो पहला तरीका क्या था? सेक थीटा इक्वल्स टू 2 जो होता है सेक 60 की वैल्यू होती है। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन थर्ड सही था। या तो ऐसे, या 1 बाई सेक को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, नीचे 1। अब 1 बाई कॉस का उल्टा कॉस हो जाएगा, 2 बाई 1 का उल्टा 1 बाई 2, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई 2। जो कॉस में वैल्यू होता है किसका होता है? कॉस 60 का होता है। तो यहाँ से भी तुलना जब करेंगे थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। तो आप जिस भी तरीके से लगाना चाहें, दोनों तरीका मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया है। पहले का जो था, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल क्या है? बराबर है। तो आपको m की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चूंकि ये द्विघात समीकरण के वास्तविक फॉर्म में है, इसलिए तुलना इसका क्या करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पे a होता है x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट 3 हो गया। b होता है x का कोफिशिएंट, तो 12, लेकिन ये प्लस से कंपेयर करेंगे इसलिए b की वैल्यू -12 होगा और c की वैल्यू क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। चूंकि कह रहा है कि समीकरण के मूल बराबर है द्विघात समीकरण के, तो d इक्वल टू 0, मूल बराबर है तो d का मान क्या होता है? 0। और d का हम फार्मूला जानते हैं, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ देखिए -12, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। तो 12 का वर्ग, चूंकि माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस होता है, 144 हो जाएगा। 4 3 12 m इक्वल टू 0। ये प्लस इधर ट्रांसफर हुआ तो -144 और -12 m इधर हुआ, तो माइनस से माइनस कट गया। 12 से 144 को भाग देंगे, 12 बराबर कितना होता है? 144, यानी m की वैल्यू 12। यानी कि पहले के में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका क्या था? करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब चलते हैं पहले के पे। पहले का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? तो ध्यान देंगे, एक हमने बना लिया है ABC समबाहु त्रिभुज। कह रहा है कि इसकी सभी भुजाएं 2a 2a AB 2a AB 2a समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। शीर्ष लंब क्या होता है? सामने, मतलब किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब को शीर्षलंब कहते हैं। और शीर्षलंब का खासियत होता है कि जिस भी साइड पे होता है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो पूरा लंबाई जब 2a है तो आधा की बात करें a होगा, आधा क्या होगा? a। अब देखिए ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज लेके लगाइए, चाहे ACM लेके लगाओ चाहे BCM लेके लगाओ, वैल्यू दोनों से सेम आएगा। तो मैंने ये ACM ले लिया है, चाहे तो लिख सकते हैं त्रिभुज ACM में। ठीक है, तो हम फार्मूला जानते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b², यानी लंब का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो p² प्लस b² h² को इधर कर दिए हैं। अब ध्यान से देखें तो 90 के सामने को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये बेस बोला जाता है यानी कि आधार। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना था, यही होता है शीर्षलंब आपका। P निकालना है, बेस है आपका ये, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज 2a है। तो p² इक्वल टू 2a का स्क्वायर करेंगे 4a² और प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? -a²। तो 4a² में से
चूंकि पी स्क्वायर नहीं पता इसलिए पी स्क्वायर को लिखना है वैसे। तो 4a² में a² निकाल देंगे तो क्या बचेगा 3a², और स्क्वायर जब ट्रांसफर होगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 3a²। तो 3 को तो रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन a निकल जाएगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा a√3। तो पहले के घ में जो ऑप्शन दिया था तीसरा बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का क्या करना था, सॉल्यूशन। पहले के अंग की अगर बात करें तो पहले का अंग जो क्वेश्चन है कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक संख्या सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो 1 से 10 के बीच में जो सम संख्या है वो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10। समांतर माध्य क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, 1 से 10 के बीच में 5 सम संख्याएं हैं बट्टे 5, तो सबको जोड़ दिए 30 बट्टे 5 6, यानी कि पहले के अंग का क्या था 6 आंसर बिल्कुल करेक्ट था, जो कि थर्ड ऑप्शन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पहले का जो बहुविकल्पी का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे कह रहा है P और Q दो बिंदु ले लिया गया है, P और Q इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y की वैल्यू बताना था। P क्या दिया है 2-3, Q क्या दिया है 10y, और इनके बीच का दूरी क्या दे दिया 10 मात्रक। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। x1 y1 x2 y2। हम जानते हैं d का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 10 है, माइनस x1 2, यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और d की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, अब आपको याद होगा स्क्वायर जब दूसरे रूट जब दूसरे साइड में ट्रांसफर होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है स्क्वायर। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का वर्ग हो गया 64, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर y स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस 2ab 2 3 जा 6y, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो अगर देखें y स्क्वायर प्लस 6y को पहले लिख दिया गया है, 64 में 9 जोड़ेंगे 73 होगा, ये 10 का वर्ग 100, 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 घटाएंगे 27 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये चूंकि द्विघात समीकरण बन गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, गुणा करने पे 27 घटाने पे 6, तो 9 और क्या होगा 3, 9 3 27, 9 में 3 घटाएंगे 6, तो डायरेक्टली इसका फैक्टर हो जाएगा y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा y माइनस 3। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, तो ये प्लस है तो माइनस 9 होगा, माइनस है तो प्लस, यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन यानी पहले के अंग का जो दूसरा ऑप्शन था -9,3 बिल्कुल सही आंसर था। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन सही करके आए होंगे। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने क्वेश्चन को मिलान कर सकें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क है वो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है। तो पहले में भी MCQ वाले में भी ऐसे क्वेश्चन था, 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल क्या है बराबर है m की वैल्यू निकालना है। तो सेम एज यूजुअल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से जब तुलना करेंगे, x² का कोफिशिएंट a तो 3 है, x का कोफिशिएंट b तो माइनस हो जाएगा 12, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m। पहले जो दिया था उसमें सिर्फ m था, तो फिर समीकरण के मूल बराबर है यानी d की वैल्यू 0, d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दीजिए, b क्या है -12 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है 2m, तो 4 इंटू 3 इंटू 2m इक्वल टू 0। 12 माइनस 12 का वर्ग 144, 4 3 12 दूना 24 है, प्लस है तो माइनस 144 है, -24 से -144 को जब काटेंगे m की वैल्यू कितना आ जाएगा 6, यानी m का क्या मान आएगा 6, बिल्कुल जो आपका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही इजी ये क्वेश्चन था। अगर दूसरे की ख की बात करें तो वो भी एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप में सॉल्व हो गया है। cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान पूछा था, तो या तो cos को साइन में बदल दीजिए या तो साइन को cos में बदल दीजिए, आपकी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर 67 को इजीली लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में से 23 घटाएंगे फिर यही आ जाएगा, और हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos स्क्वायर इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 23, साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23 घटाएंगे क्या आ जाएगा 0। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और फिर अगर दूसरे के ग की बात करें तो दूसरा का ग भी बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया था। कह रहा है एक त्रिभुज के
आधार की लंबाई 14 सेमी एवं ऊंचाई 7 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम नॉर्मल जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार की वैल्यू 14 और ऊंचाई 7, 2 7 14, 7 गुणे 7 49। तो इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, दूसरे का घ है, कह रहा है कि आपका क्वेश्चन प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं आपका है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी n की वैल्यू 10 हो गया। तो इसे बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। क्या बोलते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा। तो ऐसे जब अवर्गीकृत होता है तो इसका फार्मूला होता है, जब ये क्या है n = 10 जो कि सम है। तो सम है तो फार्मूला विषम के लिए तो n + 1/2 हो जाता है माध्यिका, लेकिन सम है, सम का माध्यिका होता है यानी नंबर ऑफ टर्म यानी सम है तो माध्यिका 1/2 इन ब्रैकेट n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। ये माध्यिका का फार्मूला होता है। n की वैल्यू 10 रखना है, 1/2 n/2 10/2वां पद प्लस 10/2 + 1वां पद। तो 10/2 यानी 5वां पद और 5 एक छठा पद, 5वां पद प्लस छठा पद यानी 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान। तो याद रखेंगे कभी भी माध्यिका निकालेंगे तो चाहे सम हो चाहे विषम हो, या तो ये जो डाटा है जो आंकड़े आपके हैं या तो आरोही क्रम में होने चाहिए या तो अवरोही, यानी तो बढ़ते क्रम में होने चाहिए या तो घटते क्रम में। तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये ध्यान देना। अगर नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5वां टर्म 11 है और छठा टर्म 13 है। तो 11 + 13 जोड़ेंगे 24 और 1/2 यानी 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 12। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन आपका था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क जो है, कह रहा है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, आपको 26 और 91 का HCF और 26 91 का LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना था। तो हम जानते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 13 होता है, 91 का 7 × 13। तो यहाँ पे HCF होता क्या है? जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो 13 दोनों में कॉमन मिल गया, इसलिए क्या हो गया? 26 और 91 का HCF 13। HCF क्या होता है? जो नंबरों को डिवाइड करता है, 13 दूना 26, 13 7 91। और LCM क्या होता है? कॉमन जो मिला पहले लिख लिए, बचा क्या? 2 और 7, 2 और 7। तो 13 दूना 26 7 182, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 182। तो इस तरीके से LCM और HCM 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ईजी था। ठीक है, तीसरा भी इसी तरीके से ईजी है, मतलब तीसरे का ख भी। तीसरे का ख है, कह रहा है P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी का अद्वितीय हल है। समीकरण आपके दे रखा है यहाँ पे 4x + py + 8 = 0। इस इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि छोटा नहीं हो पाएगा। दूसरा जो इक्वेशन दिया था 2x + 2y + 2 = 0। तो सब में हम देख रहे हैं 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 से जब सब में भाग देंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यानी x बचेगा y बचेगा, 2 है तो 2 × 1 = 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया है कि समीकरण के अद्वितीय हल है, और हम जानते हैं अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 = b1/b2। तो a1 आपका है पहले समीकरण में x का कोफिशिएंट 4 और दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट a2, तो 4/1। और b1 आपका p है, b2 आपका क्या है? 1 है, यानी कि 4/1 ≠ p/1, यानी p ≠ 4 आपका इसका क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरे का ग एक त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है चित्र में AD लंब BC है, सिद्ध कीजिए कि AB² + CD² = BD² + AC²। तो जो दिया है लिख लेते हैं। दिया क्या है? चित्र में AD लंब BC, AD आप जो देख रहे हैं BC पे क्या है? लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसकी सहायता सिद्ध करना है AB² + CD² = BD² + AC²। तो दिया क्या है? सिद्ध क्या करना? तीसरे में होता है सिद्ध, जिसे बोलते हैं उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ पे या सिद्ध करना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, एक ABD और दूसरा ACD। तो सबसे पहले मैंने लिया त्रिभुज ABD से,
तो एक रूल आपको याद होगा कि 90 अंश के सामने का जो भुजा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कर्ण। तो जो कर्ण होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि ए बी स्क्वायर जो होगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर जो होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से ध्यान से देखें, पुनः त्रिभुज ए सी डी से 90 के सामने यानी ए सी कर्ण हो जाएगा, तो ए सी का वर्ग बराबर है ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, वही लिख दिया गया है। अब इसी को थोड़ा सा सेट कर लिए हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो कहता है ए बी स्क्वायर तो एक मिल गया, यहाँ पे हमें चाहिए सी डी स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं सी डी इसमें है, तो इसमें सी डी है, तो यहाँ इक्वेशन 2 मानने से पहले सी डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, ए सी स्क्वायर को बाद में। तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस इधर आएगा माइनस ए डी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या किए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड में। तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और क्या है दूसरे का राइट हैंड साइड है ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर पहले से था, बचा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तीसरे का जो लास्ट क्वेश्चन है यानी तीसरे का घ, उसे भी देख लेते हैं। तीसरे का घ आपका है, कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। हम जानते हैं कि भुजा जब तक हमें पता नहीं होगा संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकाल पाए, इसलिए पहला हमारा काम है इसकी सहायता से भुजा निकालेंगे। तो घन का आयतन हम जानते हैं भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब 1331 दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो भुजा मान लिया गया ए, और क्यूब इधर ट्रांसफर होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1331। 1331 आपको याद हो तो 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर होता है 1331। तो 3 का पेयर बाहर निकाल देंगे, ए की वैल्यू कितना आ गया 11, यानी भुजा आपको पता चल गया। और भुजा पता चल गया तो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ कुछ भी निकाल सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू 11 सबका गुणा कर देंगे तो 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाता है। वीडियो के बारे में अपना सजेशन देना चाहें आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का क है, सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हर साल बोर्ड में आता ही है, आपको बताया गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हम विरोधाभास विधि से प्रूव करते हैं। मानेंगे 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q = 3√2, जहाँ लिख देंगे p एवं q क्या है, पूर्णांक है तथा सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो p/q है। इस तरह के क्वेश्चन अगर रूट के साथ कुछ होते हैं तो क्या करते हैं कि रूट वाले को एक तरफ करते हैं और जो रूट वाला नहीं होता है एक तरफ। तो 3 को नीचे भेज दिया गया, यानी p/3q = √2 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि p एवं q क्या है, आपके पूर्णांक हैं, इसलिए p/3q ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। इसलिए p/3q ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। इसलिए √2 भी ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। मतलब कहने का अगर एक साइड परिमेय है तो दूसरा साइड भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन परंतु इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये पहले से प्रूव है कि √2 क्या है, अपरिमेय है, तो इस बात का विरोधाभास होता है। और जब ऐसा विरोधाभास होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3√2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन था, प्रूव करना था। चौथे का ख जो है इससे भी छोटा है। चौथे का ख आपका क्या कह रहा है कि यदि tan A = cot B है तो सिद्ध कीजिए कि A + B = कितना, 90 डिग्री। क्या दिया है, tan A = cot B। tan A को हम लिख सकते हैं cot 90 - A, क्योंकि हम जानते हैं cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो cot से cot कैंसिल हो गया, 90 - A = B, माइनस इधर ट्रांसफर होगा A + B = 90 डिग्री, यानी A + B = फाइनली क्या आ गया, 90। तो ये सोचिए इतना छोटा क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछ दिया है और ये आपको कई बार बताया जा चुका था।
ठीक है, अब हम चलेंगे चौथे के ग पे, जो कि एक ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था और उसे देखते हैं। चौथे का जो ग है, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 6 मीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले एक 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है। पहले 6 मीटर ऊंचाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसका परछाई 4 मीटर है। तो ऐसे कुछ राइट इसी तरीके से बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बना लिया। यहाँ पे 6 मीटर का कोई स्तंभ है और उसकी परछाई कितनी हो रही है, 4 मीटर हो रही है। उसी समय, जिस समय ये कंडीशन है कि 6 मीटर ऊंचाई वाला स्तंभ का परछाई 4 मीटर, उसी समय एक मीनार है। उसी समय क्या है, मीनार है। उस मीनार का परछाई क्या है, 28 मीटर है। हमने मान लिया कि जो PQ क्या है, मीनार है, और इसका ऊंचाई x है, और इसका जो छाया परछाई की लंबाई 28 मीटर है। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी थी। सिंपल सा लॉजिक हम लगाएंगे, क्योंकि देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज दूसरे समकोण त्रिभुज का क्या होता है, समरूप होता है। लेकिन त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ABC किसके समरूप हो जाएगा, PQR। और एक त्रिभुज जब दूसरे त्रिभुज के समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, आपस में बराबर होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। यानी हम लिख सकते हैं PQ बाई AB, PQ बाई AB बाई PQ बाई AB हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग साइड ही लेते हैं। दूसरा हम ले लेंगे QR बाई BC, यानी QR बट्टे BC बचा क्या, PR बट्टे AC। तो यही यहाँ पे क्या कर लिया गया, ले लिया गया। अब हमें रेशियो किसका किसका चाहिए, इन दोनों के रेशियो की सहायता से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि PQ पता है, AB पता है, QR पता है, BC पता है, निकालना x ही है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तो x बाई 6, PQ की वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान से देखें तो x है, और AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है। और QR 28 है, और BC यहाँ पे देख सकते हैं 4 है। ये यहाँ पे चला जाएगा, x इक्वल टू 28 इंटू 6, 4 7 जा 28, 7 6 जा 42, यानी x की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 42। तो ये था चौथे का ग। देखने में बड़ा लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं, बहुत इजी था। अब अगर हम चौथे के घ की बात करें तो चौथे का घ जो है 7 संबंधित 6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। तो ये कंस्ट्रक्शन का था, एक किसी अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। बाकी के जो 3 क्वेश्चन आपके हैं 5, 6 और 7 अगले वीडियो में बताया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।